दूर पहाड़ों के दरमियान एक पुरअसरार इलाका था जिसे नागराज कहा जाता था। वहाँ हर वक्त बादलों का राज रहता था। घने स्याह बादल, तेज हवाएं और बिजली की गरज उस इलाके को और भी खौफनाक बना देती थी। इसी इलाके में एक खूबसूरत महल था जो नाग महल के नाम से मशहूर था। वहाँ महल के इर्द गिर्द सांपों के बड़े बड़े मुजस्समे लगे हुए थे, जिससे पता चलता था कि वो एक नागराज है। उनकी नीली पथरीली आंखें ऐसे चमकती थीं जैसे जिंदा हों। रात को जब चांदनी पड़ती तो यूं महसूस होता कि वो हल्की सी हरकत कर रहे हों। यहाँ नागराज की रानी साइमा हुकूमत करती थी, लेकिन महल पर एक पुराना श्राप था। एक शैतान ने महल पर हमला करके महल की ताकत छीन ली, यानी उसने महल के नागमणि छीन ली, जिससे महल की ताकत खत्म हो गई। उस शैतान ने उस नागमणि को अपने कब्जे में और दूर एक गार में कैद कर दिया, जहां सिर्फ इम्तिहानात को पार करके ही जाया जा सकता था और उस नागमणि को हासिल किया जा सकता था। रानी भी बहुत कमजोर हो गई। उसकी ताकत भी उसकी नागमणि में थी। रानी साइमा बहुत कमजोर होती जा रही थी। उसका जिस्म बहुत कमजोर हो गया था और उसकी आंखों से भी नूर खत्म होता जा रहा था। अल्लाह ने रानी को 3 बेटियों से नवाजा था। बड़ी बेटी शहजादी अतिया बहुत चालाक, बेरहम और हुक्म चलाने वाली। उसका ख्वाब था कि वो नाग महल की रानी बने। दूसरी बेटी शहजादी अनीशा बहुत तेज और अपनी खूबसूरती पर मगरूर। सजना सवरना, नए मेकअप लेना उसका शौक था। रानी अपनी 2 बड़ी बेटियों से बहुत मोहब्बत करती थी, क्योंकि उनके आने से महल रोशन हुआ था, जबकि वो अपनी तीसरी बेटी से नफरत करती थी, जिसके आने से महल की ताकत खत्म हो गई थी। तीसरी बेटी शहजादी मार्जीना सबसे छोटी, मासूम, नर्म दिल, अपनी माँ की मोहब्बत की प्यासी। वो महल के पीछे बने गार्डन में अकेली बैठी रहती। उसके 2 छोटे बेबी स्नेक दोस्त थे जिनसे वो बातें करती। उसे कभी माँ या बहनों का प्यार नसीब नहीं हुआ। रानी की अपनी तीसरी बेटी से नफरत और उसे मनहूस समझने की बहुत बड़ी वजह थी। जिस दिन शहजादी मार्जीना पैदा हुई, उस दिन ही शैतान ने महल को श्राप दिया था और नागमणि को छीन के ले गया था। उस दिन से सब लोग उसे मनहूस समझने लगे। शहजादी मार्जीना को अपनी माँ और अपनी बहनों से कभी प्यार नहीं मिला और उसने कभी शिकायत भी नहीं की, बस चुपचाप महल के एक कोने में बैठी रहती। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ अरसे बाद रानी साइमा की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो सिर्फ बिस्तर तक महदूद होकर रह गई। उसकी आंखों का नीला नूर भी मद्धम हो चुका था। जब ये खबर गांव पहुंची तो एक दानिशमंद बूढ़ी औरत महल आई और बोली, रानी को सिर्फ नागमणि की वापसी ही ठीक कर सकती है, और नागमणि वापस अगर महल की कोई शहजादी लाएगी तो ये श्राप खत्म हो जाएगा। सिपाही ने शाही तख्त के पास खड़े होकर ऐलान किया, जो शहजादी नागमणि लाएगी वही नागराज की रानी बनेगी। सिपाही शहजादी अतिया के पास जाता है और कहता है, नागमणि के बगैर ना महल महफूज रह सकता है और ना ही रानी की ताकत वापस आ सकती है। आप बड़ी शहजादी हैं, ये जिम्मेदारी आप पर आती है। शहजादी अतिया अपने घमंड भरे लहजे में बोली, मैं ही इस महल की अगली रानी बनूंगी, नागमणि भी मैं ही लाऊंगी और तख्त भी मेरा होगा। सिपाही ने आखिरी बार नरमी से कहा, ये सफर आसान नहीं होगा शहजादी, सिर्फ ताकत नहीं, रहम और सब्र भी चाहिए होगा। मगर अतिया ने बात को अहमियत ना दी। शाम के वक्त वो सफेद घोड़े पे सवार होकर महल से निकल पड़ी। आसमान पर काले बादल थे। बिजली की हल्की चमक उसका रास्ता रोशन कर रही थी। वो एक बंजर और धुंधले मैदान में पहुंची। आसमान पे बिजली चमक रही थी जैसे कोई तूफान आने वाला हो।
चलते हुए वहाँ उसे एक मुरझाया हुआ जादुई दरख्त मिला। दरख्त की जादुई था, बोल सकता था। शहजादी ने कहा, मुझे नागमणि ढूंढनी है, बता सकते हो कहाँ मिलेगी? दरख्त बोला, शहजादी अगर मुझे जादुई पानी पिला दो तो मैं तुम्हें असल रास्ता बता दूंगा। अतिया ने नफरत से देखा। मैं एक मुरझाया हुआ दरख्त हूँ, मुझे जादुई पानी चाहिए। मैं शहजादी हूँ, तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? मैं नागमणि लेने निकली हूँ, तुम्हारी खिदमत करने नहीं। वो फिर ये कहकर आगे बढ़ गई और दोबारा बंजर जमीन पे चलने लगी। दूर एक बूढ़ी औरत जमीन पे बैठी हुई थी, सर्दी से कांप रही थी। बूढ़ी औरत बोली, बेटी इस तंदूर पे रोटी बना दो, मैं बहुत भूखी हूँ। अतिया ने उसे गुस्से से देखा और चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें रोटियाँ पका कर दूँ। वो फिर से आगे बढ़ गई। बेटी मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे इस तंदूर पर रोटी बना दो। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, मैं एक शहजादी हूँ और आने वाले वक्त की मलका। शहजादी अतिया कुछ देर बाद वो एक जादुई तालाब के पास पहुंची। तालाब जादुई था, वो बोल सकता था। तालाब ने शहजादी से सवाल किया, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? अतिया मुस्कुराकर बोली, शाही खजाना, ताज और सोने के जेवर। पल भर के लिए खामोशी छाई, फिर पानी का दायरा खुला और उसे एक अंधेरी गार का रास्ता मिल गया। गार के अंदर लाल रोशनी फैली हुई थी। वो बहादुरी से चलते हुए गार में इधर उधर देखने लगी। तभी उसे पत्थर पे चमकता हुआ लाल हीरा नजर आया। अतिया की आंखों में लालच चमक उठी। यही नागमणि है, अब मैं रानी बनूंगी। जैसे ही उसने हीरा उठाया, गार हिलने लगी। लाल रोशनी उसके गिर्द घूमकर तूफान बन गई, मगर अतिया ने परवाह न की और वो लाल रंग की नागमणि उठाए महल की तरफ वापस चल पड़ी। आतिया महल वापस आ गई। सिपाही उसे हैरानी से देखता है। उसे महसूस होता है जैसे वो नागमणि नहीं है, लेकिन वो खामोश रहता है। आतिया रानी के कमरे में आती है और उसे वो नागमणि दिखाती है, लेकिन रानी बीमार बेड पर लेटी होती है। मगर जैसे ही लाल हीरा रानी के करीब आया, उससे लाल शोले निकले। रोशनी ने आतिया को अपनी लपेट में ले लिया। पल भर में उसका जिस्म पत्थर का मुजस्समा बन गया। सिपाही ने अफसोस भरी नजर से आतिया को पत्थर का मुजस्समा बने देखता है और कहता है, मुझे महसूस हो रहा था ये असली नागमणि नहीं थी। असल मणि सिर्फ उसी को मिलती है जो दिल से साफ हो। रानी की आंखों में आंसू आ गए। एक बेटी खो चुकी थी और श्राप और गहरा हो गया था। फिर शहजादी अनीशा आगे बढ़ी। वो अपने बालों को एक तरफ झटकती है और हंसी के साथ कहा, मैं अतिया से ज्यादा चालाक हूँ, नागमणि मुझे ही मिलेगी। सिपाही ने गहरी नजर से उसे देखा। शहजादी, चालाक होना काफी नहीं होता, इस सफर में दिल की सच्चाई जरूरी है। अनीशा ने कंधे उचका दिए, मुझे तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं। वो सुनहरी घोड़े पर सवार हुई और धुंधली मैदान की तरफ चल पड़ी। आसमान पे बिजली चमक रही होती है, लेकिन वो भी घोड़े को बिजली की तेज रफ्तार की तरह चला रही होती है। चलते चलते वो एक बंजर जमीन पे पहुंच जाती है और चालाक नजरों से इर्द गिर्द का जायजा ले रही होती है। बंजर मैदान के करीब एक रंगीला तोता सुनहरी पिंजरे में कैद था। उसके पर चमक रहे थे, मगर आंखों में बेचैनी थी। तोता उदासी से बोला, सुनो प्यारी शहजादी, मुझे इस पिंजरे से निकाल दो, यहाँ बहुत कांटेदार झाड़ियाँ हैं। मैं तुम्हें क्यों निकालूं? मेरे हाथ जख्मी हो जाएंगे, तुम अंदर ही रहो। मेरे हाथ जख्मी हो जाएंगे और वैसे भी मुझे किसी परिंदे की जरूरत नहीं। बेचारा तोता वहीं उन खरदार झाड़ियों में फंस के रह गया। थोड़ी दूर अनीशा को एक भूरी औरत बंजर जमीन पर बैठी नजर आती है। भूरी औरत कहती है, बेटी मैं तुम्हें नागमणि का सही रास्ता बता दूं अगर तुम अपनी आवाज मुझे दे दो। अनीशा चालाकी से हंस पड़ी और चिल्ला के कहती है, मेरी आवाज मेरी पहचान है, मैं अपनी खूबसूरती और आवाज किसी को नहीं दूं। और गुस्से से कहती, ओ भूरिया हटो मेरे रास्ते से। और शहजादी अनीशा आगे की तरफ चल पड़ती है। अनीशा चलते चलते एक जादुई और चमकते तालाब तक पहुंचती है। पानी की सतह पर एक जादुई चेहरा था जिससे आवाज गूंजी, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है?
अनीशा ने अपना चेहरा पानी में देखा। अपने होठों पर मुस्कुराकर बोली, मेरा मेकअप दुनिया की सबसे कीमती चीज है। पल भर के लिए पानी बिल्कुल खामोश हो गया, फिर धीरे से बीच में दायरा बना और वहाँ एक अंधेर गार नमूदार हुई। अनीशा उस गार को देखती है और उसकी तरफ बढ़ जाती है। गार के अंदर दीवारें जर्द नूर से जगमग कर रही थीं। बीच में एक तख्त पर पीली चमकती हुई नागमणि पड़ी हुई थी। उसकी रोशनी तेज थी मगर ठंडी नहीं, जैसे आग की हल्की लपटें हों। अनीशा की आंखों में लालच चमक उठी। यही है नागमणि और मेरा नागराज की मलिका बनने का मौका। उसने बिना झिझक हीरा उठाया, चालाकी से मुस्कुराते हुए महल की तरफ चल पड़ती है। अनीशा फख्र के साथ महल में दाखिल हुई। सिपाही ने गहरी नजर से हीरे को देखा। उसका चेहरा मुतमईन नहीं था। उसे मालूम हो गया था कि ये भी असली नागमणि नहीं है, लेकिन वो खामोश रहा। अनीशा रानी के करीब आई और बोली, देखिए अम्मी जान, मैं कामयाब हो गई। जैसे ही पीली नागमणि रानी के हाथ के करीब आई, हवा में जलन की बू फैल गई। अचानक पीली नागमणि से जलती हुई रोशनी निकली। अनीशा ने चीख कर हाथ छोड़ना चाहा, मगर देर हो चुकी थी। वो एक झटके में एक कोयले का मुजस्समा बन गई। वो दरबार के बीच जलते हुए कोयले का मुजस्समा बनी खड़ी थी। सिपाही उसे भी हैरानी से देखता है। वो कहता है, ये भी असली नागमणि नहीं है। अब 2 शहजादियां जा चुकी थीं। एक पत्थर, एक कोयला, और असली नागमणि अब भी कहीं छुपी हुई थी। सिपाही रानी के पास जाता है और कहता है, रानी मुझे माफ कर दें, मैं शहजादियों को नहीं बचा सका। रानी कमजोर आवाज से कहती है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुमने तो मेरे लिए ये सब किया था। नाग महल अंधेरों में डूबा हुआ था। एक तरफ पत्थर बनी आतिया, दूसरी तरफ कोयले का मुजस्समा बनी अनीशा। रानी कमजोर हो चुकी थी, उसकी सांस भारी, आंखों का नूर लगभग बुझ चुका था। तब सबसे छोटी शहजादी मर्जीना आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर सुकून था। उसने सिपाही से धीरे से कहा, मैं शाही तख्त के लिए नहीं, मैं माँ के लिए जाऊंगी। सिपाही की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। शहजादी, आपका दिल ही आपकी ताकत है। सिपाही ने कहा, शहजादी अपना ख्याल रखिएगा, आप अभी बहुत छोटी हैं इस सफर के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद आप ही असली नागमणि लेके आएंगे। मर्जीना गुलाबी घोड़े पर सवार हुई। आसमान पर बिजली गरज रही थी। हवा तेज चल रही थी। बिजली की गरज उसे डरा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसकी हिम्मत उसके साथ थी। मर्जीना डरते हुए बंजर जमीन पे इधर उधर देखते हुए चलने लगी। बंजर जमीन पे उसे एक मुरझाए हुए जादुई दरख्त मिलता है। वो उससे नागमणि का पूछती है। दरख्त ने कमजोर आवाज में कहा, शहजादी, पहले मुझे पानी पिला दो, फिर मैं तुम्हें उस जादुई गार का बता दूंगा। मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन मुझे जादुई पानी ला दो जो जंगल से मिलेगा। मर्जीना ने बिना देर किए दूर जंगल में एक पुराने कुएं से पानी लेने गई। उसने वो ताज़ा पानी दरख्त की शाखों में डाला। दरख्त की आंखें चमक उठी। फिर दरख्त बोला, असल नागमणि का गार इसी बंजर जमीन पे है, जिसे तुमने अपने सच्चे दिल से ढूंढना होगा। वो तुम्हें मिल जाएगा। शहजादी मुस्कुरा देती है। आगे बंजर जमीन पर चलते हुए शहजादी मार्जीना को एक रंगीला तोता नजर आया जो पिंजरे में कैद था। वो पिंजरा कांटेदार झाड़ियों के बीच में था। ओ प्यारे परिंदे, तुम खारदार झाड़ियों में क्या कर रहे हो? प्यारी शहजादी, मुझे इस पंजरे से निकाल दो। बेचारा, मैं तुम्हें फौरन आजाद करती हूँ। रंगीला तोता बोला, शहजादी मुझे आजाद कर दो। उसने बेचैनी से कहा। मार्जीना ने अपने हाथ जख्मी होने की परवाह न की। पिंजरा खोल दिया और तोता आजाद हो गया। तोता आसमान में घूमकर बोला, तुम्हारा दिल साफ है। थोड़ी दूर जाकर उसे एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी नजर आई। बूढ़ी औरत ने मार्जीना से कहा, बेटी, मुझे इस टूटे हुए तंदूर पर एक रोटी बना दो, मैं बहुत भूखी हूँ। उसने कमजोर सी आवाज में कहा। जी अम्मा। मार्जीना ने फौरन कहा, जी अम्मा, मैं अभी रोटी बना देती हूँ आपको। मार्जीना ने देखा कि उसका तंदूर टूट चुका था। उसने घुटनों के बल बैठकर तंदूर को गीली मिट्टी लगाकर ठीक किया। लकड़ियां जमा की, रोटी सेकने लगी। बूढ़ी औरत की आंखों में नूर आ गया। बूढ़ी औरत बोली, बेटी, तुम बहुत नेक दिल हो। एक आखिरी इम्तिहान रहता है, अगर तुम उसे भी पार कर गई तो तुम्हें नागमणि मिल जाएगी जो इसी बंजर जमीन पे कहीं छुपी हुई है। मार्जीना दोबारा बंजर जमीन पर चलने लगती है। उसका दिल पुरसुकून होता है क्योंकि अब सिर्फ आखिरी इम्तिहान रह गया था जिसे पार करना था।
वो चलते हुए एक जादुई तालाब के पास पहुंची। उस तालाब का एक चमकता हुआ चेहरा था जो बातें कर सकता था। मार्जीना ने उस नागमणि का पूछा कि उसे वो कहाँ मिलेगी। पानी से आवाज गूंजी, पहले एक सवाल का जवाब दो, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? मार्जीना की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी माँ की मोहब्बत मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज, जिसे मैं खोना नहीं चाहती। जादुई पानी उसे देखने लगा और बोला, मुबारक हो, तुम अपने सब इम्तिहानात को नेक दिली से पार कर लिया। और अचानक तालाब एक खूबसूरत सफेद परी में बदल गया। उसके पर मोती की तरह चमक रहे थे और उसके इर्द गिर्द सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। परी मुस्कुराई, तुम्हारा बिल सबसे खूबसूरत है मार्जीना। तुम बहुत नीक शहजादी हो, तुमने सब इम्तिहान बहुत ईमानदारी से पार किए हैं। परी ने जादू किया और वो बंजर जमीन एक हरी भरी ताजी नरम घास से भर गई। परी मार्जीना को कहती, वो रहा सामने तुम्हें इम्तिहानात का इनाम। मार्जीना देखती है, सामने एक सबस गार होता है और इर्द गिर्द हरी घास और फूल फैले होते हैं। मार्जीना गार की तरफ बढ़ जाती है। वो जैसे ही गार में आती है, गार अंदर से चमक रहा होता है। गार में हर रंग का क्रिस्टल था जो उस गार को और खूबसूरत बना रहे थे। शहजादी मार्जीना थोड़ा और आगे आती है और वहाँ एक सफेद नूर जैसी चमकती हुई नागमणि पड़ी होती है। वो देखकर हैरान और खुश हो जाती है। वो नागमणि को उठा लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, अब मेरी माँ ठीक हो जाएगी। वो नागमणि उठाए बाहर आ जाती है। परी भी बाहर ही मौजूद होती है। वो मार्जीना से कहती है, अब इस नागराज की खुशियों और ताकत वापस आ जाएगी। ये सब मुमकिन सिर्फ तुम्हारी नेक दिल की वजह से हुआ है। प्यारी शहजादी, मार्जीना मुस्कुरा देती है और कहती है, ये सब मैंने अपनी माँ के लिए किया है क्योंकि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। फिर मार्जीना महल की तरफ वापस चल पड़ी, असल नागमणि उठाए। जब मार्जीना महल वापस आई, नाग महल में एक नर्म रोशनी फैलने लगी। सिपाही ने जैसे ही मार्जीना को नागमणि के साथ देखा, उसे यकीन हो गया कि यही असली नागमणि है। वो शहजादी मार्जीना के पास जाता है और कहता है, छोटी शहजादी, आपने कर दिखाया, यही असल नागमणि है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आपके नर्म दिल ने महल को फिर रोशन कर दिया। जाएं, इसे रानी के पास ले जाएं। मार्जीना रानी के कमरे में आती है। रानी कमजोर और बीमार बेड पे लेटी होती है। मार्जीना नागमणि लिए रानी के पास बेड पर आती है और नागमणि को उसके करीब करती है। नागमणि में से एक चमकती हुई नूर जैसी रोशनी निकलती है और रानी के जिस्म पर पड़ती है। रानी अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों की नीली ताकत वापस आ जाती है। उसका जिस्म भी पहले जैसा मजबूत हो रहा होता है। रानी आंखों में आंसू लिए शहजादी मार्जीना को देख रही होती है। रानी उसे रोते हुए देखती है कि उसने कभी भी मार्जीना को मोहब्बत नहीं दी, लेकिन उसने फिर भी उसकी जान बचा ली। रानी रोते हुए मार्जीना से बोली, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैंने तुमसे हमेशा नफरत की, तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। मार्जीना भी रोने लगती और वो दोनों गले लग जाती हैं। मार्जीना नागमणि को उठाती है और शहजादी आतिया के पास आती है, जो पत्थर का मुजस्समा बनी खड़ी होती है। मार्जीना नागमणि को उसके पास करती है। नागमणि में से तेज नूर जैसी रोशनी निकलती है जो मुजस्समे पर पड़ती है और फिर एक तेज चमक से शहजादी आतिया अपनी असल हालात में आ जाती है। फिर आतिया अपनी छोटी बहन मार्जीना को गले लगाती है और उससे अपने आज तक के किए गए बुरे रवैये की माफी मांगती हैं। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग जाती हैं। मार्जीना नागमणि को उठाती है और शहजादी अनीशा के पास आती है, जो दहकते हुए कोयले की तरह जल रही होती है। उसमें से आग सी तपिश निकल रही होती है। मार्जीना नागमणि को उसके पास करती है। मुजस्समे पर नागमणि की ठंडी रोशनी पड़ती है और अचानक तेज रोशनी से शहजादी अनीशा अपनी पहले वाली शक्ल में वापस आ जाती है। फिर अनीशा अपनी बहन मार्जीना जो गले लगाती है और उससे अपने बुरे रवैये की माफी मांगती हैं। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग जाती हैं। काला श्राप टूट चुका था। नाग महल फिर से रोशन हो गया। संगे मरमर की दीवारों पर सुनहरी सांपों के नक्श फिर चमक उठे। महल के सहन में हजारों दिए जलाए गए।
चांदनी रात थी, आसमान साफ था। महल के अंदर जश्न का समा था। हर तरफ लोग नाचते गाते माहौल को और खूबसूरत बना रहे थे। महल की बड़ी खिड़कियों से बाहर आसमान आतिशबाजी से सजा हुआ था। जश्न मनाते हुए लोग आतिशबाजी को देख रहे थे और उससे लुत्फ अंदोज हो रहे थे। महल के हॉल में महल की खादमाएं रक़स कर रही हैं। महल में बहुत सालों बाद ये जश्न मनाया जा रहा था। ऐसा मालूम होता था कि ये जश्न कभी खत्म नहीं होगा। महल के हॉल में रानी साइमा, जो अब अपनी पूरी ताकत और शान के साथ खड़ी थी, और शहजादी मर्जीना दोनों शाही तख्त पर खड़ी हुई थीं। रानी कहती है, मेरी बेटी मर्जीना, तुम सिर्फ नागमणि नहीं लाई, तुम हमारी ताकत, हमारी रोशनी और हमारी इंसानियत वापस लाई हो। रानी धीरे से ताज मर्जीना के सर पर रख देती है और आज से नागमणि की ही नहीं बल्कि इस महल की भी रानी शहजादी मर्जीना है। आज से तुम इस सल्तनत पर राज करोगी। महल में आए लोग बहुत खुश हो जाते क्योंकि उनकी अगली रानी बहुत मासूम और रहमदिल थी। महल में जश्न और जोरों शोर से जारी हो जाता है। मर्जीना उस रात बहुत खुश होती है। रानी उसे गले लगाती है और अपनी जिंदगी भर की गलतियों का दोबारा अजाला करती है और यूं एक खूबसूरत कहानी का इख्तिताम होता है। कहानी का सबक है, दुनिया में सबसे कीमती चीज माँ की मोहब्बत और इंसान का नेक दिल होना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है।